जहाँ जा भाई, ऐसे बैठ जा जहाँ, तो इधर को देखना है ऐसे। इधर नंबर क्यों कर लिया चश्मे का? मेरे को तो नहीं लगा, मैं तो इतनी लाइट में रहता हूँ, 3 साल से इतनी लाइटों में हूँ मैं। घी, हाँ जी सही बोल रहे हो आप। मतलब मैं बिना घी का कुछ खाता ही नहीं हूँ, और थोड़ा नहीं चाहिए, जब तक चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल निचुड़, हाँ जब तक नहीं हो ना तब तक खाना खिलेगा ही नहीं। और अगर दाल खाऊंगा तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच एक्स्ट्रा और चाहिए, वो वाली बात है। नहीं देखो मेरे का क्या हुआ था, मेरी आंखों का श्रेय मेरी माता जी को जाता है। मेरी जो आंखें हैं ना उनका श्रेय, मैं जब छोटा था तब मेरे को रतौंधी थी, रतौंधी बोलते हैं ना, रात में दिखाई नहीं देता, तो वो था मेरे को। तो हमारे घर में फिर हमारी माता जी को पता नहीं कैसे ने बता दिया कि गाजर आम और दही खिलाओ। तो उन्होंने मेरे को 5 साल लगातार मतलब अलग से रखा ही रहता था। गैया लेके आई अलग से, मतलब मेरे लिए, गांव में तो होते थे ना गैया भैंस गैया, अलग से। तो सुबह दही मतलब रखा ही रहता था, गाजर के सीजन पर गाजर, आम के सीजन पर आम, और दही तो हर हमेशा। तो मेरा ऐसा हुआ उस समय से आंखों का कि मेरे को दिक्कत ही नहीं आई। देखो आ जाओ भाई, अब अच्छे अच्छों को रतन दी आ जाएगी, मेरे को नहीं चाहिए। देखो चलो भाई बढ़ते हैं, कहाँ थे हम? MS ऑफिस पर थे हम। फॉर्मूला पढ़, क्यों फॉर्मूले में किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ जी, जितने मैंने पढ़ाए हैं उनमें डाउट तो नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि होगा, जो एग्जाम में आने वाला डाउट होगा वो तो नहीं होगा, और बाकी की तो फिर तो पता नहीं, काउंटिंग ही नहीं होगी डाउटों की। देखो आ जाओ भाई, कहाँ थे हम? मिनी से एक तक आ गए थे ना, आ जाएगा। हमें काउंट पढ़ना है, आ जाओ भाई। देखो काउंट पढ़ते हैं और समझते हैं काउंट के बारे में, आ जाएगा दोस्त। और एक्सेल ओपन करते हैं और थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम में चीज़ें आती हैं उन्हें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आ जाएगा, मैं यहाँ कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है दोस्त। यहाँ मैंने वैल्यू ले ली है, एक ये मैंने वैल्यू ली है, और अगली ये वैल्यू है। ये क्या हो रहा है? टैब, ठीक। ये मैंने वैल्यू ली है, ठीक। ये कुछ वैल्यूज़ है, और एक और ले लेते हैं, ये वैल्यूज़ है, ठीक भाई। और यहाँ पर इन्हीं वैल्यू को हम कर लेते हैं कॉपी। हाँ, कॉपी का कौन सा आइकन है? यही है जी, कॉपी कर लेते हैं, और इसको यहाँ हम क्या कर देते हैं, पेस्ट और कर देते हैं, तो आ जाएगा। ये काम हमने कर लिया, और इसको थोड़ा सा हम और चेंज और कर देते हैं, इसमें हम थोड़ा, अब समझ गए ये मैंने क्या चेंजेस किया है? समझना क्या वाली बात है कि ऊपर वाली जो एक रो है, कौन सी, सेकंड वाली रो, उसमें सारी की सारी चीजें क्या है, वैल्यू है, उसमें वैल्यू के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, यही वाली बात है ना। और यदि मैं नीचे वाली 3 वाली रो में नोटिस करूं, तो यहाँ नंबर के साथ, हाँ जी वैल्यू के साथ साथ, चाहे नंबर बोल लूं चाहे मैं वैल्यू बोल लूं, नंबर के साथ साथ क्या है वहां पर, लेवल भी मौजूद है, यही वाली बात है ना। आ जाओ भाई, समझना जरा ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज करता हूँ, और काउंट फंक्शन को हम यूज करते हैं और देखते हैं कि काउंट फंक्शन यहाँ क्या करता है। देखिएगा, हमने यहाँ लगाया मेरे दोस्त इक्वल, और यहाँ हमने लिखा काउंट, और ये आ गया हमारा काउंट फंक्शन, ठीक। और काउंट कितने प्रकार का होता है थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा। यहाँ काउंट देखो जरा, समझो कितने प्रकार का काउंट मिल रहा है यहाँ। एक मिल रहा है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ, और सॉरी इफ, काउंट इफ एस, ठीक। तो वैसे हम ओनली काउंट ए को पढ़ते हैं, फिर भी मैं यहाँ आपको 3 4 को बता दूंगा, कि 5 को मैं बता दूंगा कि 5 के क्या करते, क्या क्या है, क्या इनका यूज होता है, मैं उनके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर काउंट को ले लेते हैं, सबसे पहले हम काउंट को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चीजों को देखेंगे। आ जाओ, जैसे ही हमने यहाँ काउंट फंक्शन लगाया है, तो यहाँ आप जो एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ लिखा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, लिखा है जी वैल्यू 1 वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है, जो काउंट फंक्शन है वो नंबर फंक्शन है, क्योंकि नंबर को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, यही वाली बात है ना। इस मीनिंग से क्या समझ में आता है, जैसे आपका कोई ऐसा कोई भी फंक्शन हो, और उसके अंदर आपको जो वैल्यू, जो भी चीजें लिखने को बोल रहा है, यदि वो वहां पर लेवल लिखने को बोल रहा है, तो समझ जाना कि वो टेक्स्ट फंक्शन है। अगर वो वहां लिखने को क्या बोल रहा है, वैल्यू, तो समझ जाना वो नंबर फंक्शन है। तो ये, अगर मैं काउंट की बात करूं, तो काउंट कौन सा फंक्शन है, नंबर फंक्शन है। आ जाओ समझो जरा ध्यान से।
अब यहाँ मैं ये इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको काउंट की प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि काउंट करता क्या है। हमें प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा काउंट। देखिएगा काउंट, अच्छा काउंट वर्ड से क्या समझते हैं हम? काउंटिंग। काउंट मतलब गिनना, यही ना काउंट करना। जैसे मैं यहाँ से किसी को बोलूँ कि भाई इनको काउंट करना कि कितने स्टूडेंट हैं, तो मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंटों का पता लगाना, यही वाली बात है ना कि यहाँ इस क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो पता करना क्या कहलाता है? काउंटिंग, काउंट करना। तो वैसे ही हम ये काउंट फंक्शन हम जिस भी रेंज में लगाएंगे, कोई भी हमारी रेंज होगी और उस रेंज के अंदर हम काउंट फंक्शन लगाएंगे, तो उस रेंज के अंदर कितनी वैल्यू है या फिर क्योंकि वैल्यू तो सेल में ही होगी ना, तो कितने सेल हैं उन्हें काउंट करने का काम किसका होता है? काउंट फंक्शन का। जैसे कि भाई मैं यहां से एक रेंज दूं, ये रेंज का मतलब क्या होता है शायद जानते हो ना आप कि पहला C2, तो मैंने लिया C2, ये मैंने क्या लगाया? कॉलन, और यहां C में कहां तक जाऊंगा? I तक, यही ना, सॉरी I2 तक जाऊंगा, तो I मैंने 2 ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि एक रेंज है और ये रेंज क्या कर रही है, यहां पर जो पहला वाला सेल है C1, इस सेल से लेकर जो लास्ट वाला सेल है I2, इस तक के बीच में जितने सेल इंक्लूड हैं वो इसमें मौजूद है, ये ना। इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर मौजूद है, ये यहां से यहां तक के जितने सेल हैं। और यदि मैं इसको लिख दूं ऐसे, तो इसका मतलब क्या है भाई बताइएगा? इसका मतलब क्या है कि यहाँ ओनली C1 है और यहाँ ओनली I2 है, उसके बीच में जो सेल है वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो मतलब यदि मैं यहाँ पर ये यूज करता हूँ, जैसे मैं रेंज देता हूँ, पहली रेंज मेरे दोस्त ये है, और मैं यहाँ क्या लगाता हूँ? कॉलन का यूज करता हूँ। कॉलन का यूज करके मैं लास्ट सेल पर क्लिक करता हूं, तो क्या मेरी पूरी सिलेक्ट हो गए सेल? इसका मतलब क्या है कि IC2 से लेकर I2 के जितने सेल बीच में है, देखो वो इसी के अंदर मौजूद हैं, ये बोल रहा है, यही वाली बात है ना। आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं? ब्रैकेट। देख मैंने कल बताया था जितने ब्रैकेट आप ओपन करोगे उतने आपको क्लोज करने पड़ेंगे, तो यहाँ हमें ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी 7। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं या फिर यहाँ 7 सेल है, इसलिए यहाँ आंसर कितना दिया उसने? 7 दिया है। तो सेल आपका काउंट फंक्शन क्या करता है? नॉर्मल सी वाली बात करता है कि यदि आपका जो रेंज दी है उसके अंदर कितने सेल्स अवेलेबल हैं, उन सेल्स का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपके काउंट फंक्शन का यूज करते हैं, जरा समझिएगा। और यहाँ यदि मैं इसी फंक्शन को ऐसे लगाता हूँ या फिर मैं ऐसे यूज करता हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि चेंज हो जाए। देखो जरा, काउंट का यूज करते हैं और हम यहाँ जाते हैं और यहाँ हम कॉमा का यूज करते हैं और फिर हम यहाँ जाते हैं, और फिर अब क्या नोटिस कर रहे हो आप? क्या चीज नोटिस कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? देख लो, यानी यहाँ ओनली 2 सेल काउंट हो, यानी कौन है? ओनली एक ये और एक ये। अब ये रेंज नहीं है, यही वाली बात है ना। अब ये रेंज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आंसर करूंगा, एंटर करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? 2। तो यहाँ हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलने वाला है? 2 आंसर मिलने वाला है। हाँ जी, कहाँ तक? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल। कहाँ से? बिल्कुल I3 तक कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और आंसर भी बता देता हूँ क्या आएगा। देखो C2 से कर रहा हूँ ना, C2 से कहाँ तक काउंट कर रहा हूँ? I3 तक। तो ये कितने? अब इस प्रकार की रेंज के लिए आपको रो और कॉलम को काउंट करना पड़ता है पहले। यदि अभी मैं बताऊंगा, आंसर मैं बता देता हूँ कितना होगा, वो मैं अभी निकाल के बताऊंगा कि कैसे आता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है जी, और 7 7 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 14 बनेगा। तो यहाँ आंसर कितना आएगा? 14। ठीक है, मैं अभी काउंट करके बता दूंगा कि आंसर कैसे 14 आएगा। देखो आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे।
तो यहाँ समझ में आया रेंज का मीनिंग क्या था, और यहाँ समझ में आ गया हमें आपका इंडिविजुअल सेल का मीनिंग क्या था। आ जाओ मेरे दोस्त। अच्छा यहाँ एक बात बताओ, वैसे मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, मैंने आपको काउंट पढ़ा दिया होगा ना जी खत्म, और मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ कि भाई काउंट ऐसे यूज होता है, और काउंट का काम होता है रो और कॉल, सॉरी काउंट का काम होता है वैल्यू को काउंट करना, और मैं यहाँ से आगे बढ़ के अगले फॉर्मूले पर भी जा सकता हूँ और आप संतुष्ट रहोगे। लेकिन यदि ये एग्जाम में आ गया, समझना मेरे दोस्त ध्यान से, यदि ये एग्जाम में आ गया और एग्जाम में आपको सीट तो नहीं दी जाने वाली, तो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कोई बड़ी रेंज हो तो? ये तो सामने दिख रहा है तो अच्छी बात है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है आपको कि छोटी सी रेंज है, आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 को, ठीक है 7 आंसर आपने दे दिया। यदि मैं आपको यहाँ एक ऐसी रेंज दे दूं कि भैया यहाँ C2 से लेकर आपको जाना है AZ तक और आपका कॉलम है 63, निकालो भाई, और इसमें आपने यूज किया है क्या, काउंट फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, आप बताओ कि इसमें हाउ मेनी सेल्स इन दैट रेंज, मतलब इस रेंज के अंदर कितने सेल्स अवेलेबल हैं, तो क्या निकाल सकते हो जी? वहां सेट पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां फिर आप मेरे को सोचोगे कि सर ने ये तो बताया नहीं था, सर ने तो हमें जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, क्या ये प्रैक्टिकल मैंने करा दिया, क्या एग्जाम में सॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे। हमें मेन हमारी चीज है क्या, एग्जाम में सॉल्व करना मेरे दोस्त, की ये एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा। तो आ जाओ मेरे भाई, एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। आपको काउंट फंक्शन को यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ मैं एक फंक्शन यहाँ और यूज़ करके देखता हूँ जरा काउंट फंक्शन, फिर भी हम आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगे आगे। यहाँ हम देखते हैं मेरे दोस्त, हम यहाँ इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर हम काउंट फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पर करा हमने ब्रैकेट ओपन, इस पर हमने क्लिक किया और ये हमने लगाया सेमी कॉलन, सॉरी, और ये हमने लास्ट सेल लिया, ठीक, ये रेंज बन गई एक। और यहाँ हमने किया ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज हमने यहाँ किया है और हमने एंटर करा है, तो आंसर कितना मिला 6। क्या सही है आंसर? नहीं है। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और काउंट फंक्शन क्या करता है, समझना जरा ध्यान से। काउंट फंक्शन बोलता है कि भाई इस रेंज से लेकर इस रेंज तक 2 था ना, इस रेंज से ले 3 था, सॉरी, इस रेंज से लेकर, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में कितने सेल हैं, या फिर इस रेंज के अंदर कितने सेल अवेलेबल हैं, वो बताता आपको काउंट फंक्शन। और आप तो यहाँ काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, पर आंसर तो फिर 6 दे रहा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है सर यहाँ पर कि आंसर यहाँ गलत आ रहा है? तो आ जाओ भाई, अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है मेरे भैया लेवल की, अजी प्रॉब्लम। और आपका जो काउंट फंक्शन है वो क्या है, नंबर फंक्शन है, तो क्या वो लेवल पर काम करेगा? जी नहीं। और मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि किसी नंबर फंक्शन के बाद ए लगा देते हो, क्या था कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, MINA था जी, क्या था, MAXA था जी, यानी मैक्स फंक्शन नंबर फंक्शन था, उसे ए लगाकर आपने क्या बना दिया था, लेवल बना दिया था। मिनिमम कौन सा फंक्शन था, नंबर फंक्शन था, आपने वहां ए लगा के क्या बना दिया था, उसे लेवल बना दिया था। हेलो, हाँ, अब वो ना जो PPT बन जाए तो भेज देना मेरे को 9:30 बजे तक, जो मैंने भेजा था। 52 बना दो, जब तो 52 रिकॉर्ड करूँगा मैं, बाद में भेज देना GK और कॉम्प्रहेंशन। मैथ बाद में दे दूँ तो ठीक है। मैं रात में ही बना पाया ना, वो FLT रात में बना हुआ। अच्छा बना नहीं, मैथ कंप्यूटर अकेला मिल जाए तो कंप्यूटर अकेला दे दो। नहीं, आपको टाइप क्यों करना है यार, मैंने MS वर्ड की फाइल दी है ना, उसमें से कॉपी पेस्ट ही तो करना है, कॉपी पेस्ट करना है बस। हाँ ठीक, चलो आ जाओ, समझ ना।
कहाँ थे हम? नंबर पर थे, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, नंबर फंक्शन हमारा कोई भी नंबर फंक्शन है, यदि उसके पीछे हम ए जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है मेरे दोस्त? वो लेवल फंक्शन बन जाता है। और हमारा ये काउंट क्या है? नंबर फंक्शन है, इसलिए वो लेवल पर काम नहीं करेगा। जहाँ लेवल है उसे काउंट नहीं करेगा, इसलिए वो कितना आंसर दे रहा है? 6 आंसर दे रहा है। और जी हाँ, यदि आप इस काउंट को काउंट ए बना देते हो, क्या वाली बात है? यदि आप इस काउंट को काउंट ए बना देते हो तो वहां पर वो आपको करेक्ट आंसर देगा। देख लीजिएगा, यहाँ उसने 7 आंसर दिया है। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा। यदि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई नंबर फंक्शन है और उसे आपको लेवल में क्रिएट करना है तो आप किसका यूज करोगे? तो मेरे दोस्त आप किसका? ए का यूज करोगे। ठीक है। दूसरी वाली बात, यदि कभी आपसे रेंज ऐसे दे दी जाए कि मेरे भाई एक रेंज C2 से लेकर यहाँ मैं एक रेंज ले लेता हूँ M3 तक, एक रेंज है, और इस रेंज के अंदर उन्होंने एक नोट बनाकर नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि नोट बनाकर लिखा है कि इसके बीच में आने वाला K2 जो सेल है और इसके बीच में आने वाला जो K3 जो सेल है उसके अंदर किसका लेवल का प्रयोग किया गया है। और आप यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाइए और आंसर बताइए कि क्या है। तो बन सकता है क्वेश्चन? जी डेफिनेटली बन सकता है। और इसे आंसर निकालने के लिए बस अब आप इसको थोड़ा सा रोक दो और आ जाओ। पहले मैं बताता हूं कि पेन पेपर पर इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां तक तो था सिर्फ आपकी संतुष्टि, अब आ जाओ एग्जाम को फुलफिल करते हैं कि क्या है एग्जाम। देखो जरा समझना मेरे दोस्त ध्यान से। हमारा ये काउंट फंक्शन है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई? कि आपको क्या निकालना? सेल निकालना। यही वाली बात है ना, सेल निकालना कि कितने सेल उस रेंज के अंदर अवेलेबल हैं। वो कौन करता है? वो काउंट फंक्शन आपको प्रदान करता है, यानी बताता है काउंट फंक्शन। आ जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ मेरे भाई सेल है, वो सेल किसकी मदद से बनता है? क्या किसी कॉलन की मदद से और रो की मदद से बनता है? जी डेफिनेटली है। थोड़ा चलना मेरे साथ में चलोगे तो बच जाओगे। देखो आ जाओ, हमारा जो सेल है वो किसकी मदद से बनता है? कॉलम और रो की मदद से। सेल अकेला तो है नहीं, या तो कॉलम से बनेगा या सेल्स किससे बनेगा? रो से बनेगा। यदि मेरे भाई मैं उसमें एक कॉलम बना दूं या फिर मैं एक रो बना दूं तो कितना सेल बनेगा? यही वाली बात है ना। और मैंने यहाँ पर कोई 2 कॉलम लिए हैं, समझना दोस्त ध्यान से, और मैंने यहाँ पर कोई 2 रो ली हैं, तो कितने सेल बने? इसका मतलब क्या है कि जितने कॉलम हैं और जितनी रो हैं, यदि हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने सेल निकल कर आ जाते हैं। यही वाली बात है ना। देखो मैं निकाल के बताता हूँ। यहाँ हमने लिया, कितनी रो ली हमने? यहाँ 4 रो ले ली, ठीक। और हमने जितने कॉलम होते हैं उतने, सॉरी कितने 4 कॉलम ले लिए, 1 2 3 4 5 रो ले ली। 4 × 5 कितना बना? 20। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये होगा ना 1 2 3 4 5 और एक 5 5 5 5, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मैं उल्ट अपोजिट दिमाग चल गया मेरा। 1 2 3 4 5, यानी एक कॉलम में कितने हैं? 5, तो 4 कॉलम में कितने होंगे? 20। अब तो सही है ना, यानी एक कॉलम में कितने सेल बन रहे हैं? 5, तो 4 कॉलम में कितने सेल बनेंगे? 20 बनेंगे। तो आप अगर आपको सेल निकालना है मेरे दोस्त की सेल कितने हैं, तो अगर आप कॉलम निकाल लेते हो या फिर आप रो निकाल लेते हो तो क्या आप सेल निकाल लोगे? जी डेफिनेटली आप सेल निकाल लोगे। आ जाओ मेरे दोस्त, अब हम कॉलम निकालना सीखते हैं किसी रो के अंदर, और अब हम सीखते हैं किसी रेंज के अंदर कॉलम निकालना सीखते हैं और किसी रेंज के अंदर हम रो को भी निकालना सीखते हैं। आ जाओ, इसी को ले लें। ये छोटी रेंज है इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगी, बड़ी रेंज आपको ये समझ में नहीं आएगी। अगर मैं इस पर डायरेक्टली चला जाऊंगा तो शायद पल्ले ना पड़े, मैं इस पे जाऊंगा तो शायद आपको पल्ले पड़ जाए। देखो समझना मेरे दोस्त ध्यान से, ये रेंज क्या थी? C2 थी ना, C2। यहाँ हमने काउंट फंक्शन लगाया, समझना जरा ध्यान से, और कौन सी रेंज ली? C2। और क्या लगाया? कॉलन। कहाँ तक जा रही थी ये? I2 तक। हमने यहाँ क्या ले लिया? I2 ले लिया, ठीक भाई। और इसको सॉल्व करने से पहले एक बात और सुन लीजिएगा। वो बात क्या है? जरा देखो, थोड़ा रेंज के बारे में जानो जरा कि रेंज वाकई में होती क्या है। वैसे तो आप जानते हो, लेकिन थोड़ा और समझो रेंज के बारे में। देखिएगा, कभी भी आपको यदि काउंट फंक्शन आएगा, तो आपको 2 प्रकार से रेंज मिल सकती है। 2 प्रकार की कौन सी रेंज मिल सकती है?
एक तो आपको ऐसी रेंज मिल सकती है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो। सपोज कि मैंने यही ले लिया है, कहाँ थी, यही रेंज ले ली है A1 से लेकर कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, I2 तक, ठीक। एक रेंज मैंने ये ले ली, यानी एक तो तरीका ऐसा ही कि ऐसी रेंज बन जाएगी। दूसरी रेंज मैंने यही ली है C2 से लेकर कहाँ तक, I2 तक, दो रेंज ली है। इन दो के अलावा कोई तीसरी रेंज क्रिएट नहीं होगी। देखो मेरा मतलब क्या है बताने का, समझना। मेरा मतलब ये है कि ये आपको एक रेंज तो ऐसी मिलेगी जिसकी स्टार्टिंग पहले सेल से हो सकती है, कभी इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रेंज आपको ऐसी मिल सकती है जो पहले सेल से स्टार्ट होगी, और एक रेंज आपको ऐसी मिल सकती है जो पहले सेल से स्टार्ट नहीं होगी, फिर चाहे दुनिया की किसी भी सेल से स्टार्ट हो जाए। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है? दिमाग दौड़ा थोड़ा सा, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं हो पाएगा। मेरे वर्ड पर फोकस करना। एक रेंज तो ऐसी हो सकती है जो पहले सेल से स्टार्ट हो, और एक रेंज ऐसी हो सकती है जो पहले से नहीं होगी, फिर चाहे किसी से हो जाए। इसके अलावा कोई तीसरी बात होगी? मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा कोई तीसरी बात होगी। क्यों? इसको छोड़ दिया तो फिर तो कुछ भी है ना, समझ रहे हो? इसको ले लिया तो ये है, इसको छोड़ दिया तो कुछ भी है, कुछ भी में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दुनिया की कोई सी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो क्या वाली बात है, एक तो शायद ऐसे स्टार्ट होगी और एक इसको छोड़कर होगी, और इसको छोड़कर मैंने ये ले लिया और ये मैंने ये ले लिया। अगर आपको ये दोनों रेंज सॉल्व करना आ जाती हैं तो दुनिया की किसी भी रेंज को आप सॉल्व कर डालोगे। देखो जरा समझना, यदि मेरे दोस्त आपको ऐसी रेंज मिलती है जिसकी स्टार्टिंग पहले सेल से है, यदि आपको ऐसी रेंज मिलती है जिसकी स्टार्टिंग पहले सेल से है, तो आपको पहले वाले सेल के एड्रेस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी फोकस करना है वो कहाँ करना है, सेकंड सेल पर करना है। अब आपको यहाँ देखना है कि आई कितने नंबर पर आता है ABCD में, बताइएगा 9। तो क्या यहाँ पर 9 कॉलम होंगे A से लेकर I तक? जी बिल्कुल, देख लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है जी। क्या काम करना है, ध्यान से समझ चलेगा। इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको जो भी करना है कहाँ से करना है, यहाँ से। यानी आई की पोजीशन जाननी है। आई की पोजीशन तभी तो आएगी तब पहले छोड़ के जाएगा, और पहले छोड़ के जाएगा तो उतने सेल छोड़ के जाएगा, सही वाली, सॉरी उसने कॉलम छोड़ के जाएगा। तो यहाँ आई कितने पर है, 9 पर। तो इस रेंज के अंदर कॉलम कितने हैं, 9 कॉलम है। यही वाली बात है ना, क्योंकि 1 2 3 9 कॉलम बन गए। अब रो पर आते हैं, इनटू रो यहाँ कितनी होंगी, 2। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो 1 और 2। तो हम यहाँ 2 को ले लेते हैं और 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा इस रेंज का। समझ में आया मेरे दोस्त? आ जाओ अगली रेंज पर आ जाइए। अगली रेंज से रिलेटेड बात क्या है, यहाँ यदि आपको ऐसी रेंज कभी दी जाती है, समझ ना, इस प्रकार की रेंज जो आप इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को ले लो, जो पहले से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको इसको पर भी फोकस करना है और इस पर भी फोकस करना है, दोनों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। सुनो और समझो। सबसे पहले आपको इसकी पोजीशन देखनी है, कितने पर आता है, 3 पर। ये कितने पर आता है, और ये रेंज का मतलब क्या होता है, इसके और इसके बीच में जो सेल इसमें इंक्लूडेड है, यही वाली बात है ना। यदि मैं, देखो समझ ना यार दोस्त ध्यान से, कहाँ है, C यहाँ है, समझ ना, और I कहाँ है, I यहाँ है। यदि मैं I में से ये हटा दूं तो क्या ये चले जाएंगे? समझो बात को। क्या करूं मैं, I की पोजीशन में से C की पोजीशन को घटा दूं, क्योंकि रेंज में तो ये है ना, ये है क्या रेंज में? नहीं है। और अगर ये रेंज में नहीं है तो ये तो अभी इंक्लूड आ रहे हैं 3 तक और 9 तक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यदि मैं 9 में से 3 हटा दूं तो क्या ये चले जाएंगे? चले जाएंगे। और मैं तो चाहता हूं ना कि ये जाएं। क्यों? क्योंकि ये रेंज में है ही नहीं। समझो बात को, क्योंकि ये C, हाँ जी, C से रेंज स्टार्ट हो रही है, तो क्या इसमें A और B कॉलम है? नहीं है। समझने जरा ध्यान से। तो मैं तो खुद चाहता हूं कि ये हटें, मैं चाहता हूं ये हटें, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले जो कॉलम का पोजीशन है या एड्रेस है, उसके एड्रेस में से पहले वाले सेल के एड्रेस को मैं माइनस कर दूंगा। और जैसे ही मैं लास्ट के एड्रेस में से पहले वाले एड्रेस को माइनस करूंगा तो 3 गए हैं। समझने जरा ध्यान से, कितने गए? 3। और क्या हम चाहते हैं कि 3 जाएं? देखो सुनो,
अगर यहां से मैंने 3 को माइनस कर दिया तो सी भी चला गया। नोटिस करो, अगर हमने यहाँ 3 को माइनस कर दिया तो सी भी चला गया और सी इसके अंदर है, फिर तो प्रॉब्लम हो गई। समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। यहाँ 3 को हमने 9 में से माइनस करा तो मेरे दोस्त इसमें से सी भी चला जाएगा, और अगर सी गया तो सी तो इसमें है। तो आपको क्या करना, अब यहाँ थोड़ी सी सुविधा बरतनी है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वो सावधानी क्या है, आपको लास्ट सेल कॉलम के एड्रेस में से पहले कॉलम के एड्रेस का एक माइनस करके माइनस करना है, कम करके माइनस करना है। और जैसे ही मैंने यहाँ एक कम कर दिया तो मेरे भैया यहाँ सी बच गया, फिर 2 माइनस हुआ, यानी ए गया और बी गया। यही वाली बात है ना। तो यहाँ हमने 9 में से कितने माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं। 9 में से 2 माइनस करा तो कितना बचा मेरे दोस्त, 7 बचा। यानी यहाँ हमारे कॉलम कितने हो रहे थे, कहाँ गए कॉलम हमारे, जी कॉलम ही तो चल रहा है जी। कॉलम कितने बचे हमारे, 7 इंटू, अब हमें क्या चाहिए, रो। आ जाओ, अब यहाँ रो है 2 और ये है रो 2, समझ रहे ध्यान से। तो क्या मैं 2 में से 2 माइनस कर दूंगा, अगर मैं 2 में से 2 माइनस करा फिर तो मेरी 2 की 2 रेंज चली गई ना, रो, फिर तो 0 0 रो होगी क्या कभी, नहीं। अरे भैया 2 से 2 तक काम चल रहा है तो कितनी रो है, 2 में ही तो काम चल रहा है, पूरा नहीं चल रहा 2 में, यानी 2 2 2 2 2 2 आगे 2 में जा रहा है। तो रो कितनी है हमारी, 1। और ये रीजन भी है, लास्ट को इसमें से माइनस करना है एक कम करके, क्या करके, एक कम। तो 2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 1, और 2 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा, 1। तो 1, तो यहाँ कितने सेल बनेंगे, 7 सेल बनेंगे। और क्या इसका आंसर 7 था, जी 7 था। आ जाओ इस रेंज पर, ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो पढ़ाया था वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, क्योंकि आपको ऐसे यहाँ पेपर में निकालना पड़ेगा, वहाँ आपको सीट नहीं दी जाएगी। आ जाओ समझो, यहाँ लिखा है C2 से लेकर क्या है M3, क्या निकाल सकते हो इसको, देखो आ जाओ। ये M कितने पर आता है दोस्त, बताइएगा, 13 पर आता है जी। 13 ये कितने पर आता है, 3 में से 13 में से 3 माइनस करेंगे या 2 तो कितना बचेगा, 12 इंटू ये 3 है ये जी, हाँ सॉरी 11 जी, समझ चाहता हूँ, कितना बचेगा, 11 बचेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या है, 3 में से 2 माइनस करेंगे या 1 तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ 2 है तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 22। ये आंसर आपको प्राप्त होगा। तो ये था कुछ चीजें जो आप सॉल्व इसे कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। बढ़ जाए आगे, और ये क्या, हाँ जी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। आ जाओ भाई, समझो जरा ध्यान से। और यहाँ लेकिन इस रेंज का आंसर जो हमने 22 निकाला है वो नहीं है, जो हमने यहाँ क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 22 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने ये बोला है कि भैया हमने K2 और K3 में, समझो क्वेश्चन क्या था, हमने K2 और K3 में लेबल रखा है, समझ गए। K2 और K3 में क्या रखा है, लेबल रखा है, और वहां काउंट फंक्शन यूज किया है। अगर यहां काउंट A होता तो 22 हो जाता, समझना जरा ध्यान से। अगर यहाँ काउंट A होता तो 22 हो जाता मेरे दोस्त। यहाँ काउंट A है, सॉरी यहाँ काउंट अकेला है, और अगर काउंट अकेला है तो लेबल को छोड़ देता है। तो आप सॉल्व करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रख सकते, अगर रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप तो इसको इग्नोर करके आंसर निकालिएगा, फिर उसको बाद में माइनस कर दीजिएगा। यानी कितने हैं, 2, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ सही आंसर 20 होगा। तो यदि आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले मेरे दोस्तों से बता दीजिएगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाए भाई, चलो ये था हमारा काउंट और काउंट ए फंक्शन था। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है मेरे दोस्त, अगर वो देखता हूँ मैं होती है या नहीं होती है। हम यहाँ ब्लैंक सेल रख के देख रहे हैं यार, ये ब्लैंक सेल में क्या देता है, ब्लैंक सेल को छोड़ रहा है, ठीक है। देखो 6 दे रहा है, समझो ध्यान से, ठीक। और यहाँ हमने ये लिया है, समझना, इसको भी हमने ब्लैंक सेल किया है, तो देखो 5 दे रहा है। तो ये आपकी सेल को काउंट ना करके काउंट फंक्शन वैल्यू को काउंट करता है, ये थोड़ा सा याद रखना। यानी जो आपकी रेंज दी है उस रेंज के अंदर जो वैल्यू है कि कितनी कितनी वैल्यू वहां पर है तो उन्हें काउंट करता है, वो ब्लैंक को यहां से छोड़ देता है। यानी आप चाहते हो कि ये ब्लैंक को भी काउंट करे, आप चाहते हो
कि ये ब्लैंक को भी काउंट करे, काउंट ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। यानी सुनो, काउंट जो फंक्शन होगा, वैसे हमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब है नहीं, बस इतना हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना हमने पढ़ लिया उतना। देखो आ जाओ, काउंट ना ही लेबल को काउंट करेगा ना ही ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। काउंट जो काउंट ए जो है ये क्या करेगा, वैल्यू और लेबल को काउंट करेगा, ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। यहाँ एक सेल है काउंट ब्लैंक, देखो मैंने अभी नोटिस करा हुआ आप लोगों ने, देखो यहाँ हम बता देते हैं और यहाँ काउंट को लगाते हैं। देखो काउंट ब्लैंक है जी, ये वो ब्लैंक को कौन काउंट करेगा, काउंट टर्म। यानी आपने एक रेंज दी है और उस रेंज के अंदर आप पता करना चाहते हो कितने ब्लैंक हैं, समझ गए। मतलब आपको एक रेंज दी है और उस रेंज के अंदर आप थोड़ा पता करना चाहते हो। जैसे सपोज कि मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरे को बोला गया है कि उत्तम भाई यहाँ पर 10,000 कर 10,000 वैल्यू या फिर 10,000 यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि 10,000 सेल मौजूद है यहाँ, 10,000 मतलब, और हम पता करना चाहते हैं कि ये 10,000 के 10,000 है भी या नहीं है। समझो, ये 10,000 के 10,000 है भी या नहीं है, तो सबसे पहले वो पता करेगा कि यहाँ पर कहीं ब्लैंक सेल तो नहीं है, नहीं तो सामने वाला कर्मचारी एक ब्लैंक सेल के 10,000 डलवा दे दूसरे के अकाउंट में। होता ना कभी कभार, ये जो आते ना कई गवर्नमेंट कई स्कीमें चल रही हैं यार, इसके पैसे उसके पैसे, ये पैसे वो पैसे, तो ये नहीं है कि तो बहुत देखा भैया इतने सेल है तो उतने सेल को फंड असाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। तो वहाँ आप ब्लैंक सेल का भी पता कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ काउंट इफ का क्या, काउंट इफ कभी भी पेन पेपर पर संभव नहीं है मेरे दोस्त, ये काउंट इफ ओनली ऑन आपके एक्सेल की सीट पर ही यूज कर पाएंगे हम। यहाँ काउंट इफ का मतलब मैं बता देता हूँ, काउंट इफ का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से निकाल कर लाना। मतलब इसके अंदर उन सेल को काउंट करना जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, बाकी को काउंट नहीं करना। मतलब सपोज कि भैया यहाँ पर 10,000 व्यक्ति हैं, अब इन 10,000 व्यक्तियों में से किसी को हमें क्या है, पीएम योजना है, कोई पीएम योजना है और उस पीएम योजना का लाभ देना है, और पीएम योजना की कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जिसकी आय 40,000 से कम होगी उसी को देंगे, समझ गए। मतलब पीएम योजना की क्या है, कंडीशन है कि जिसकी आय 40,000 से कम होगी उसी को देंगे, अदरवाइज सबको नहीं दे देंगे हम। तो वो क्या लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे, काउंट इफ लगा के कंडीशन लगा देंगे कि कितनी, 40,000 से कम, और जिसकी 40,000 से कम होंगी वो काउंट होके आ जाएंगे 10,000 में से, उतने फंड असाइन कर देंगे, वो नॉर्मल सी वाली बात। बट ये समझना मत, छोड़ो इस बात को, और ये भी मत समझिएगा आप, हो सके तो इन तीनों को याद रख लीजिएगा। आ जाओ बढ़ते हैं आगे। देखो भाई इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है एक्सेल का, जिसने बनाया उसको भी नहीं पता है कि ये क्या कर सकता है, तो हम तो चलो तुच्छ प्राणी है, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो हम तो इसको फिर कभी जान ही नहीं सकते हैं। हाँ जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हम जान लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है। हाँ, हमारी जितनी रियल लाइफ में यूज है, हम जब तक जिएंगे जब तक मरेंगे ना, तब तक जो काम है वो जरूर हम इसमें जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका एंड पॉइंट कभी नहीं निकाल सकते। ये सागर है और सागर की गहराई कोई माप सकता है जी, कोई नहीं माप सकता। तो आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे और आगे फंक्शन पर चलते हैं। काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, आ जाएगा इफ के बारे में ओनली मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन संभव ही, सॉरी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन संभव ही नहीं है। ये क्या हो गया, वो रीस्टोर कर दिया मैंने। वो 49 हो गया, अपन ने एक ही फंक्शन पढ़ पाया यार, ज़्यादा डिटेल में चलेगा अपन उसमें। आ जाओ इफ़ देखते हैं, इफ़ समझिएगा, इफ़ क्या है समझना। इफ़ देखने की कोशिश करेगा। इफ़ का सिंपल सा मीनिंग यहाँ क्या है मेरे दोस्त, इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, ये होता है ना कंडीशन। इफ़ का मतलब क्या होता है, वैसे मैं इस इफ़ को कुछ हद तक आपको समझा चुका अभी हाल ही में, 40,000 से ज़्यादा तो इतने लोग, नहीं है तो कितने लोग, वैसे क्या है इफ़ है। इफ़ का मतलब होता है कि यदि ये चीज़ से फुलफिल करती है तो उसे हम कोई चीज़ दे रहे हैं, और नहीं फुलफिल करती है तो उसे नहीं दे रहे हैं। आप तो इफ़ का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ समझिएगा, कंडीशन। यदि आपसे कंडीशन के बारे में कोई क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, कंडीशन के हिसाब से आपसे कुछ पूछा गया है तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा क्या,
इफ आंसर दे देगा कि वो इफ फंक्शन होगा जो कंडीशन के हिसाब से काम करवाएगा। ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको मेरे भाई एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि जो प्रश्न अपना थ्योरेटिकल संभव होते हैं, जो हमारे फंक्शन ऐसे हम पढ़ सकते हैं ओरली, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो आ जाओ, ट्रिम, रेंज में उपस्थित दो शब्दों के बीच में अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करने के लिए। देखो भाई यहाँ आपका सपोज कि हमने यहाँ टाइपिंग कर रखी है और यहाँ हमने फालतू का स्पेस दे रखा है, ये क्या ये सही है? नहीं है। और ये काम बहुत यानी 10,000 वैल्यू में किया गया ये काम, नीचे 10,000 वैल्यू और अव्यवस्थित है, कहीं में कुछ स्पेस हो रहा, कहीं कुछ स्पेस हो रहा, कहीं कुछ स्पेस हो रहा, तो उसे आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? ट्रिम। ट्रिम का मतलब ही होता है काटना, ट्रिम का मतलब ही होता है काटना, होता ना काटना, तो क्या स्पेस को काट देना, हटा देना वहां से। तो वो कौन सा फंक्शन करता है मेरे दोस्त? ट्रिम फंक्शन ये कार्य करता है। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा, अगला लिखा हुआ है मेरे भाई इफ हो गया, ट्रिम हो गया और कॉन्केनेट फंक्शन। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा समझो, यहाँ हमने बोला कि देखो कॉन्केनेट फंक्शन का सब बारे में समझते हैं। अब सपोज कि मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ और किसी कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ, समझिएगा, किसी कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ और मैंने ये जो वैल्यू थी, ये जो कोई वैल्यू थी, ये थी और ये थी, इन वैल्यू को, या फिर ये वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी, मैंने ना डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम किया है और यहाँ मैंने एक वैल्यू ली है, ठीक है। यहाँ हमने ये नेम एरर क्यों आया है, कोई बता सकता है मेरे को? हाँ जी, ये नेम एरर क्यों आया है? देखिएगा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, एरर हम पढ़ने वाले हैं। एरर 7 प्रकार के एरर होते हैं जो आगे आने वाले हैं। वो 7 प्रकार के एरर में से एक एरर यह है नेम एरर। नेम एरर का मतलब क्या होता है? आपके फंक्शन का नाम गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वहाँ कौन सा एरर मिलता है? आपको नेम वाला एरर मिलता है। आ जाइए अगर मेरे दोस्त, मैं यहाँ कुछ वर्ड टाइप, यहाँ मैंने सपोज कि यहाँ मैंने लिख रखा है कोई वैल्यू थी, ये फर्स्ट नेम होता है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सपोज मेरा सरनेम मैंने जोड़ दिया कि प्रजापति, ठीक। यहाँ मैंने अगला नाम लिया और यहाँ लिख लिया, अगला नाम लिया, यहाँ लिख लिया, अगला नाम लिया, यहाँ लिख लिया। ये वैल्यू नीचे 10,000 तक जा रही है, ठीक। नीचे वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 10,000 तक नीचे वैल्यू जा रही है। अब मेरे ऑफिस के अंदर मेरे बॉस ने बोला, उत्तम भाई ये काम नहीं, अपन को ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें अलग नहीं लिखना चाहिए था, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिखना चाहिए था। क्या वाली बात है? हमें अलग नहीं लिखना चाहिए था। मेरा दिमाग हुआ खराब, अब हुआ, एक तो मैंने 10,000 टाइप किए, समझ गए, और 10 सेकंड में सर तुमने बोल दिया कि ये अलग नहीं होगा, तो पहले तो मेरा मत्था ही खराब हो जाएगा। क्योंकि 10,000, आप क्या, आपके पास क्या ऑप्शन है 10,000 वैल्यू का? आपके पास एकमात्र ऑप्शन है कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट करना, कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट करना, कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट करना। 10,000 वैल्यू बहुत बड़ी है, 2-4 दिन लग जाएंगे ये करने में, और ये काम आप 10 सेकंड से भी कम, 5 सेकंड में कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी कीबोर्ड चलाने की स्पीड ज़्यादा है तो। 5 सेकंड का काम है ये पूरा करना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसमें 10 दिन लगा देगा। वो है कॉन्केनेट फंक्शन। आपको कुछ नहीं करना, ओनली एक फंक्शन चलाना है, यहाँ लगा के कॉन्केनेट, रेंज दी है इस सेल की, रेंज दी, एंटर करोगे, ये दोनों मिक्स होंगे, यहाँ प्लस का आइकन आता है, वो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ एक प्लस का आइकन आ जाता है, देखो ये आ रहा है, यहाँ प्लस का आइकन आता है, यहाँ से हम यूज़ करते हैं। जब भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं, यहाँ फंक्शन ही यूज़ नहीं है, ठीक है। जहाँ फंक्शन यूज़ होता है यहाँ कीबोर्ड से नहीं आ रहा, यहाँ आता ना ब्लैक वाला साइन आता ना, ड्रैग डाउन, ब्लैक नहीं, ब्लैक वाला साइन बोलते हैं उसको, आता ना, इस प्लस वाला साइन बोलते हैं इसको, प्लस। ड्रैग एंड फिल होता है वो, ड्रैग फिल, फुल फिल, ऐसा कोई नाम होता है उसका, ड्रैग फिल, ड्रैग फिल होता है, ड्रैग फिल होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा नीचे फुल हो जाता है, तो आपकी 10,000 वैल्यू ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएंगी। आपको 10 सेकंड में ये 10,000 वैल्यू आप काम कर सकते हो। ये है कौन सा फंक्शन मेरे दोस्त? कॉन्केनेट फंक्शन। तो इसकी ताकत पहचानिएगा, इसकी क्या ताकत है। आ जाओ, जिस बंदे को एक्सेल आता है ना, वो कोई जादूगर से कम नहीं होगा, याद रखना, सामने वाले व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो काम वो बंदा सोचेगा कि 2-4 दिन में, वो उसमें 10 सेकंड में करके दे देगा, तो क्या जादू से कम है? नहीं है। तो ये वाली बात है, ठीक है। वो ऐसे हाथ घुमाएगा, चिक, ये हो गया काम, ठीक है। आ जाएगा भाई, बढ़ते हैं लेफ्ट फंक्शन की ओर। और लेफ्ट फंक्शन क्या है देखिएगा, लेफ्ट का सिंपल सा मतलब है मेरे दोस्त, हमने कोई वर्ड ले रखा है सुप्री, ठीक। इसमें से हमने लेफ्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूं, किसी वर्ड के लेफ्ट साइड से कोई कैरेक्टर निकालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर सिंटैक्स के बारे में हम जानते हैं और लेफ्ट फंक्शन देखते हैं।
हम यहाँ एक वर्ड टाइप कर लेते हैं और वो वर्ड है हमारा शिवपुरी। ठीक है भाई, ये वर्ड हमने शिवपुरी लिख लिया है, शिवपुरी। ठीक भाई, ये वर्ड हमने लिख लिया और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट फंक्शन और राइट और मिड तीनों फंक्शन हम यहाँ यूज़ करके ही बता देते हैं। आप देखो यहाँ हमने लगाया इक्वल और हमने लेफ्ट लिखा, लेफ्ट आया, एक यहाँ क्लिक करा और यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं हम, टेक्स्ट। इसका मतलब लेफ्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, ना कि ये नंबर फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन ये याद रखते जाएगा, ये क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई इनमें से कौन सा लेफ्ट है, कौन सॉरी इनमें से कौन सा टेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नंबर, इनमें से कौन सा मैथमेटिक्स है, इनमें से कौन सा लॉजिकल है, कौन कौन से फंक्शन है। तो इन्हें याद रखिएगा लेफ्ट। यहाँ क्या बोल रहा है, टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट दो जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हमें किस टेक्स्ट में करनी है, इस टेक्स्ट में करनी है। यही वाली बात है ना। जैसे ही फिर हम कॉमा लगाएंगे तो हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। कॉमा लगाए, देखो अब क्या हाईलाइट हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ जो डैश है ना इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश है, उसे नंबर ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब कितने कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने बोला भैया मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए और मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस शिवपुरी वर्ड में लेफ्ट से 4 कैरेक्टर आ जाएंगे आपको। देखिएगा यहाँ एंटर करते हैं तो क्या निकल कर आया, 4 कैरेक्टर। कहाँ से, लेफ्ट से, यानी SHIV शिव आ गया भाई। तो क्या वाली बात है मेरे दोस्त, यहीं अब आप यहीं लेफ्ट पढ़ लीजिएगा, अब आप यहीं पर राइट पढ़ लीजिएगा और आप यहीं पर मिड भी पढ़ लीजिएगा। मतलब लेफ्ट से कोई कैरेक्टर निकालना, लेफ्ट फंक्शन, राइट से कोई कैरेक्टर निकालना, राइट फंक्शन, बीच में से कोई कैरेक्टर निकालना, मिड फंक्शन। ठीक है भाई, एक बार में 3 आपके कवर आ जाएगा भाई। आ जाओ समझते हैं लोअर, समझना। आपका कोई, हमने कोई चीज़ टाइपिंग कर रखी है और ये है हमारा टेक्स्ट है। अब केस होते हैं ना, एक कौन सा केस होता है, लोअर केस, और एक कौन सा केस होता है मेरे बच्चा, अपर केस होता है। ठीक, और यहाँ हम बात करें कि लोअर, यहाँ हमने अपर केस में टाइपिंग कर रखी है। सपोज ये अपर केस में हमने टाइपिंग कर रखी है, यही होता है ना अपर केस ये, तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर फंक्शन से लोअर केस में। और लोअर में टाइप कर रखा है तो कहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस में। तो ये होता है लोअर और अपर वाला टेक्स्ट हो गया, आ जाएगा भाई। प्रॉपर केस कौन सा होता है बताइएगा, किसे कहते हैं प्रॉपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जब मैंने केस पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कैपिटलाइज ईच वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर केस कहते हैं। यदि आपका कोई टेक्स्ट लोअर केस में टाइप है, सपोज आपका कोई टेक्स्ट है वो है लोअर केस में टाइप है और किस केस में टाइप है मेरे दोस्त, अपर केस में टाइप है, और उसे आप प्रॉपर केस यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा मेरे दोस्त, प्रॉपर फंक्शन यूज़ करेगा। आपका चीज़ वो कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या कहता है कि किसी वर्ड का पहला वाला कैरेक्टर अपर केस में जाना और बाकी के कैरेक्टर लोअर केस में जाना क्या कहलाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है। आ जाएगा नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन अभी हाल ही में था 5 मार्च के पेपर में, अगर कोई रात में 9 बजे आता हो, 8:30 बजे, तो यहाँ था, आपसे बोला था बताओ भाई नाउ फंक्शन क्या करता है, तो आपके करंट डेट एंड टाइम है। इसको मैं अप्लाई करके बता देता हूँ, देखिएगा दोस्त। यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगाएगा इक्वल और यहाँ टाइप करेगा नाउ फंक्शन। ठीक, नाउ फंक्शन हमने टाइप करा, ब्रैकेट करा ओपन और ब्रैकेट किया क्लोज, एंटर करा, तो देखिएगा क्या इंसर्ट हुआ है, देखिएगा कितना है 19 अप्रैल 2022। 19 अप्रैल 2022 कितना टाइम है, 59 मिनट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो नाउ फंक्शन करता क्या है दोस्त कि जो सिस्टम की करंट डेट है वो आपको सेल में इंसर्ट करके दे देता है, चाहे फिर वो करंट डेट गलत हो और चाहे फिर वो सही हो। बस वहाँ कंडीशन ये है कि जो सिस्टम की डेट और टाइम होगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, आ जाएगा। यहाँ पर एक और फंक्शन था, कौन सा फंक्शन सर, टुडे फंक्शन। टुडे नाउ फंक्शन क्या करता है, सुनिएगा, नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करता है। और यहाँ एक फंक्शन है टुडे फंक्शन, वो ओनली ऑन डेट इंसर्ट करता है, टाइम इंसर्ट नहीं करता है। क्या वाली बात याद रखना है, नाउ से डेट ऑन टाइम दोनों होंगे और टुडे से ओनली क्या होगा, डेट इंसर्ट होगा। तो ये कुछ बातें हैं। और मेरे भाई कभी आपसे एक बात और पूछ ली जाए, वो एक बात कौन सी है
कि जो डेट होती है एक्सेल के अंदर उसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो उसका फॉर्मेट होता है MMDDYY। नोटिस करो थोड़ा सा, पहले यहाँ मंथ दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिन दिखाई दे रहा है, फिर आपको ईयर दिखाई दे रही है। तो ये कभी पूछ लिया जाए कि बताओ भाई एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट, ये भी कंप्यूटर का भी पूछ लेते हैं कई बार कि कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट डेट का फंक्शन, सॉरी हाँ जी, डेट का फंक्शन क्या, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो MMDDYY होता है। तो इस बात को हमें याद रखना है। आ जाओ भाई, टुडे हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरे भाई। इफ वाले फंक्शन कभी भी आपके पेपर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इफ वाले फंक्शन कभी भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? पेन और पेपर पर संभव नहीं है। देखो जैसे एवरेज इफ लिखा है, तो देखो मैं यहाँ से आपको एवरेज इफ का फंक्शन यूज करके बता देता हूँ, ठीक है भाई। लिंक तो बहुत से वक्त ये सोच रहे होंगे पता नहीं सर को आता है कि नहीं आता है, इसलिए बोलते जा रहे हैं कि एवरेज इफ का नहीं आता, एवरेज इफ का नहीं आता। मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं तो अप्लाई करके बता दूंगा आपको। बस क्या होगा, आप पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे। देखो मैं एवरेज इफ अप्लाई करके बताता हूँ, थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा और रुक जाओ, एवरेज इफ देख ही लो, आ जाएगा। समझते हैं। हमने यहाँ लिया है एक, सपोज ABCD हम नाम लेते हैं, ठीक दोस्त। यहाँ हमने कोई नाम ले लिए, अब मैं प्रॉपर नाम तो रख नहीं पाऊंगा, ABCD नाम ले लेते हैं हम। और ये हमने फिर A ले लिया, फिर हमने फिर यहाँ पर B लिया है, फिर हमने फिर यहाँ B लिया है। हमें रिपीट करना पड़ेगा। अगर हम एवरेज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ रिपीटेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि सर इसलिए आपको यहाँ रिपीटेशन करना पड़ेगा, देखिएगा। और यहाँ हमने यहाँ ये डी, ये है क्या है, ये है डिपार्टमेंट के नाम, ये कोई डिपार्टमेंट है, ठीक, ये कोई डिपार्टमेंट के नाम है, डी ले लिया मैंने। यहाँ है वो वैल्यू जो हमने डिपार्टमेंट को दी है, मतलब असाइन करी है। हमारी गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट, सपोज की एक डिपार्टमेंट है और अलग अलग फंड दिए हैं हमारी गवर्नमेंट है ना, सब डिपार्टमेंट को अलग अलग फंड दिए हैं। तो यहाँ हमने इनको फंड दिया है कि इसको 500 रुपये दिए हैं एक बार, फिर इसको फिर हमने 600 रुपये दिए हैं एक बार, मतलब 6 करोड़ समझ लो। डिपार्टमेंट तो करोड़ों में ही देगा या लाखों में देगा, ये समझ लो। यहाँ फिर हमने इसको 300 रुपये दिए हैं, फिर हमने 400 रुपये दिए हैं, रुपये मतलब 400 लाख समझ लो, कुछ भी समझ लो आप अपने हिसाब से। और मैं ऐसी वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऐड करना सिंपल होगा हमें, इसलिए मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ। फिर हमने यहाँ ये ले लिया, फिर हमने यहाँ पर ये ले लिया, फिर हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक भाई, आ जाएगा। समझना दोस्त ध्यान से, ये हमने लिया है। देखो दोस्त, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ, पहले मैं सम इफ बता दूँ आपको, तो एवरेज इफ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सम इफ समझ लो, वही है जो सम इफ का तरीका है, वही एवरेज इफ का तरीका, वही काउंट इफ का तरीका, कोई सा भी इफ लगाओ एक ही तरीका है। यहाँ सम से मतलब क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सम से आपको जल्दी समझ में आएगा, एवरेज से आपको थोड़ा लेट समझ में आएगा। तो देखो अब सम इफ की प्रॉपर्टी समझो कि सम इफ करता क्या है। दोनों को तोड़ो, सम इफ किससे बन रहा है, एक सम से बन रहा है प्लस इफ से बन रहा है, यही वाली बात है ना जी। आ जाओ, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से। इफ बताया था कंडीशन। देखो अब आना, दोनों में डिफरेंस समझना। देखिएगा, मेरा बॉस है, मेरे बॉस ने पहले तो मुझसे बोला है कि उत्तम भाई एक काम करो, या फिर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा जो भी वहाँ पर अधिकारी है उसने मेरे से बोला है, उत्तम एक काम करो कि अपने जो ऑफिस है उसने अभी तक कितने पैसे दे दिए वो मुझे बता दो। तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, ऐड। और ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन लगाएगा, सिंपल। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, तो उत्तम भैया एक बात बताओ हमें कि हमने यहाँ पर जितने ये पैसे इन्वेस्ट करे हैं, जितने भी टोटल आया उस सम का, यहाँ पर जितने पैसे इन्वेस्ट करे हैं उन पैसों में से इस ए नाम के डिपार्टमेंट को कितने दिए हमने, या फिर इस बी नाम के डिपार्टमेंट को कितने दिए हैं, या फिर इस सी नाम के डिपार्टमेंट को कितने दिए, या फिर एस नाम के डिपार्टमेंट। ओनली बताओ, सबको मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ ए का बताओ, सिर्फ और सिर्फ बी का बताओ, सिर्फ और सिर्फ सी का बताओ। और यहां तो आपको ये छोटी सी वैल्यू दिख रही तो आप बता दो 1100। अब अगर ये ही वैल्यू नीचे 10,00,000 तक जा रही होती और बीच बीच में ABCD रिपीट हो रहा होता, ये तो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, यहाँ बीच बीच में मैं ये रिपीट और कर देता हूँ। देखो यहाँ मैंने ए और रिपीट कर लिया, ठीक है, यहाँ मैंने ए ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ मैंने सी एक बार और ले लेता हूँ। अब तो रिपीटेशन मिक्सअप पूरा,
ऐसे मिक्सअप है नीचे, ऐसे नहीं है कि यहाँ सीक्वेंस में लिखा है, ऐसे सीक्वेंस में लिखो, मिक्सअप है। और यहाँ मैं वैल्यू और ले लेता हूँ, समझना दोस्त ध्यान से। यहाँ मैंने 700 और ले लिया, यहाँ मैंने 300 ले लिया, और यहाँ मैंने 200 ले लिया, ऐसे 10,000 वैल्यू है नीचे। तो क्या ये काम मुश्किल है? कितना मुश्किल है पता है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये काम कब तक एक एक से लिखोगे पेन पेपर पर, इसका इतना, इसका इतना, फिर ऐड करोगे, लो भाई निकाल के लाओ, या फिर कब तक ऐसे ढूंढोगे? ऐसे भी कर सकते हो तुम, देखो कैसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इक्वल लगाओगे, सम ऐड करोगे, सम ब्रैकेट करोगे ओपन, लेकिन आपको फिर एक एक ढूंढना पड़ेगा, इधर एड्रेस ढूंढने पड़ेंगे कि एक ये है, फिर कॉमा लगाओगे, फिर एक कहाँ है, फिर कॉमा लगाओगे, फिर एक कहाँ है, फिर कॉमा लगाओगे, फिर एक कहाँ है, फिर कॉमा लगाओगे, ऐसे कब तक ढूंढोगे? टाइम लग जाएगा। कितनी बड़ी वैल्यू है? 10,000, बहुत होती है 10,000 वैल्यू, ऐसे निकालोगे, ढूंढना पड़ेगा। अब ये काम आप 10 सेकंड में कर सकते हो यदि आपको आता है तो। देखो वो 10 सेकंड में कौन करके देगा, समझना मेरे दोस्त ध्यान से बात को। अब यहाँ हम सम ना लगाकर इफ, क्या अब यहाँ मैं आपको एवरेज और बता दूं? क्या दोनों को रिलेट करते जाना? यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं कंडीशन के हिसाब से? ऐड। और क्या हम कंडीशन के हिसाब से एवरेज भी निकाल सकते हैं? कैसे? टोटल ऐड करो, ठीक है, और जितनी वैल्यू थी उनको डिवाइड कर दो, बात खत्म। तो जैसे सम निकलेगा वैसे ही एवरेज निकाल के और दिखा दूंगा मैं, आ जाएगा। ये है हमारा सम इफ, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी समझो, प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? रेंज। अब रेंज, और दूसरा क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया, और तीसरा बोल रहा है सम रेंज। तो रेंज का यहाँ मतलब है वो डिपार्टमेंट के नाम की रेंज, कि वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो आ जाओ, डिपार्टमेंट के नाम कहाँ हैं? यही है ना, कहाँ से कहाँ तक हैं? यहाँ तक। तो क्या यहाँ पर कोई रेंज बनानी पड़ेगी? जी हाँ। तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा? कॉलन। उसके बाद मुझे क्या? लास्ट, यही वाली बात है ना, लास्ट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? कॉमा फिर लगाऊंगा, क्योंकि मैं अगले मूव करना चाहता हूँ। किस पर? क्राइटेरिया पर। अब क्राइटेरिया का यहाँ मतलब क्या समझो। क्राइटेरिया का मतलब है कि इन डिपार्टमेंट के अंदर से कौन सा डिपार्टमेंट को ऐड करना है, उसका नाम। समझना क्या वाली बात है? इस सारे डिपार्टमेंट जितने लिखे हुए हैं उनमें से आप किस डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहते हो, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या? उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। तो अब आप बताओ हम किसका ऐड कर लें? ए का कर लें? आ जाओ भाई, ए का। जिसका चाहिए हो वहां चेंज कर देना बस। ए का चाहिए तो ए रख दो, बी का चाहिए तो बी रख दो, सी का चाहिए तो सी रख दो, डी का चाहिए तो डी रख दो। और अगर आपने यहाँ वैसा डिपार्टमेंट का नाम ले लिया जो इसमें है ही नहीं, तो फिर क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? एरर मिलेगा, नॉट फाउंड, ठीक है। यानी यहाँ आपको प्राप्त तो नहीं हुआ, वो एरर में आगे पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा। यहाँ हम कौन लेते हैं? हम यहाँ ए ले लेते हैं। तो ए हमने ले लिया, फिर हमने क्या लगाया? कॉमा। अब हमें चाहिए रेंज। कौन सी रेंज? जिसको हमें जोड़ना है। किसको जोड़ना है? इसको जोड़ना है। इसको जोड़ना है। आ जाओ भाई, यहाँ पर क्लिक करा और क्या लगाया? सेमी कॉलन, और यहाँ करके लास्ट तक दे दिया ये। अब मैंने अलग अलग तो नहीं रखा, इनको निकल जान दो। इसको अधूरा छोड़ दें। तो पर डे बचेंगे अब ये है? आज? अरे अब तो पर डे बजेंगे, वो ट्रेंड चल रहा है। कौन सा चार्ट चल रहा है बताइए? कौन सा चार्ट पढ़ाया था ट्रेंड के लिए? भाई साहब तो मैं कहाँ छोड़ के आऊँ, मैं ये बता दो। कहाँ ले जाओ तुम लोगों के लिए, बताओ कौन सा ट्रेंड के लिए कौन सा चार्ट पढ़ाया था? एक वो मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा जिससे पूछूंगा वो बता देगा, वो यही बंदा जो बोल रहा है लाइन चार्ट, ठीक है। तो पढ़ा करो मेरे भाई सारी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। तो आ जाओ भाई, समझो इधर बात को, इधर आ जाएगा। देखो सुनो, ये हमने लिया है, ये चीज़ यहाँ चीज़ ली है, तो देखिएगा हमने यहाँ लिया, तो ये सम ऑफ रेंज। अच्छा, जो मैं अभी ओनली सम ऐड करके काम कर रहा था, कौन सा काम कर रहा था? मैं सम अकेला करके अलग 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 एड्रेस दे रहा था। मुझे अलग अलग एड्रेस देने की जरूरत तो नहीं पड़ी, नहीं। देखो मैंने पूरा दिया है, और ये काम मैं 10 सेकंड में कर सकता हूँ।
अगर मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 सेकंड में कर दूंगा ये काम। देखो आ जाओ, यहाँ सिर्फ मुझे फिर क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँगा तो ओनली देखो 1800 रुपये आए हैं, और 1800 रुपये ऐड कर लो, वो किसके होंगे, एक के होंगे। ये कितने थे, 1100, और ये कितने हैं, 700, तो कितने बने, 1800। बात समझ गए, मतलब कंडीशन के हिसाब से क्या करना, ऐड। अब यहाँ कौन कौन से कवर होगा इसी मेथड से, एवरेज इफ कवर, काउंट इफ कवर, सम इफ कवर, टोटल काउंट इफ कवर। ठीक है, तो घर जाके इन्हें रीड करना, किसको रीड करना है, एवरेज को रीड करना है, इन चीजों को। आ जाओ कल पढ़ते हैं।